हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स और इसका हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, प्लेन सरफेस। आपको ये पता लगाना है कि प्लेन सरफेस क्या होगा। तो प्लेन सरफेस क्या होता है, एक 2 डायमेंशनल एक परफेक्टली फ्लैट सरफेस होता है जिसको हम ऑल डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे परफेक्टली फ्लैट सरफेस को हम प्लेन सरफेस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन कर्व। प्लेन कर्व क्या होता है, व्हेन वी गेट अ कर्व by joining the number of points without lifting the pencil is a plane curve. It could be an open or closed curve. जब हम एक कर्व बनाते हैं, ठीक है, कोई भी हम कर्व बना रहे हैं, जैसे इस टाइप से हमने कोई कर्व बनाया या फिर हमने इस टाइप से कोई कर्व बनाया, तो यहाँ पर जो हम कर्व बना रहे हैं, यहाँ पर इनके जो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, देखो जैसे हमने यहाँ से ये बनाया, ये ड्रॉ किया, तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो हमारा एंड पॉइंट है वो सेम है। ठीक है, जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमारा सेम होता है, बिना पेंसिल को उठाए हम अपना कर्व कंप्लीट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन कर्व। और ये कर्व हमारा ओपन भी हो सकता है एंड क्लोज भी हो सकता है। जैसे ओपन इस तरीके से होगा तो ये भी हमारा ओपन भी, ये भी हमारा कर्व कहलाएगा। ठीक है, प्लेन कर्व। नेक्स्ट है, 2 टाइप्स के होते हैं प्लेन कर्व। ठीक है, ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। तो ओपन कर्व कौन सा होता है, जैसे ये हमारे पास है, ये ओपन है। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया इसको बनाना और यहाँ से ये हमारे बन गया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ओपन कर्व। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व जो हमारा बंद होता है, ठीक है, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमारा सेम होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होता है, द सिंपल क्लोज्ड कर्व विच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली आर कॉल्ड पॉलीगन्स। तो वो सिंपल क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है, उनको हम बोलते हैं पॉलीगन। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व है और ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है। तो ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास पॉलीगन में, एक तो ये क्लोज होते हैं, क्लोज्ड कर्व होती है, क्लोज्ड कर्व होती हैं, और दूसरा ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, क्लोज्ड कर्व होती हैं और लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती हैं, तो उनको हम बोलते हैं पॉलीगन्स है। और ये किसी भी शेप में हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ट्राइंगल या रेक्टेंगल या इस टाइप की शेप में हो, ये इस टाइप से भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है, लाइन सेगमेंट है और क्लोज्ड कर्व है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलीगन। ये भी हमारा क्या हो गया, पॉलीगन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन बेटा बहुत कई तरह के होते हैं। पॉलीगन अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या था कि जो पॉलीगन जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनते हैं और जो क्लोज्ड होते हैं, क्लोज्ड फिगर होती है, वो हमारे पॉलीगन्स होते हैं। तो पॉलीगन्स किस किस टाइप के हो सकते हैं, सबसे छोटा जो हमारा पॉलीगन होता है बेटा वो ट्राइंगल होता है, क्योंकि पॉलीगन बनाने के लिए, एक क्लोज फिगर बनाने के लिए हमें 3 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हमारा सबसे छोटा पॉलीगन क्या होगा, ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल में हमारी 3 साइड्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 साइड्स 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनने वाला हमारा क्वाड्रिलैटरल, इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है 5 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनने वाला पेंटागन। ठीक है, जिसमें 5 साइड्स होती हैं वो पेंटागन होता है, जिसमें 6 साइड्स होती है वो हेक्सागन होता है, जिसमें 7 साइड्स होती हैं हेप्टागन, जिसमें 8 साइड्स होती हैं ऑक्टागन, जिसमें 9 साइड्स होती हैं नोनागन, एंड जिसमें 10 साइड्स होती हैं वो होता है हमारा डेकागन। ठीक है, तो जितने हमारी साइड्स होती हैं उसके हिसाब से उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, और हमारे जो पॉलीगन हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है बेटा द पॉलीगन्स विच हैव ऑल द डायगोनल्स इनसाइड द फिगर आर नोन एज कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो ऐसा पॉलीगन्स जिसमें सभी डायगोनल्स फिगर के अंदर बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो जैसे यहाँ पे ये हमारा पॉलीगन है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, क्लोज्ड है, तो ये हमारा क्या है, पॉलीगन है। अब इसके जो डायगोनल्स है वो इस फिगर के अंदर बनेंगे। अगर इस फिगर के अंदर डायगोनल्स बन रहे हैं तो वो हमारा कहलाएगा
कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, जो हमारे जो ये एक तो ये इसका वर्टेक्स है और एक ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। तो जब अपोजिट वर्टेक्स को हम ज्वाइन करते हैं तो वो डायगोनल होता है, ठीक है। और इन अपोजिट को करेंगे हम ज्वाइन तो ये हमारा डायगोनल। तो यहाँ पर इस फिगर में हमारे 2 डायगोनल्स हैं और दोनों ही डायगोनल्स हमारे फिगर के अंदर बन रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा पॉलीगन हो गया, कॉन्वेक्स पॉलीगन। सेम इसी तरीके से यहाँ पर देखो, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें यहाँ से ये, और ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम यूं ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हमारी जो फिगर बन रही है ये हमारी क्या है बेटा, ये हमारी सारे जितने भी डायगोनल्स हैं वो सभी हमारे फिगर के अंदर बन रहे हैं। तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगन। नेक्स्ट है हमारे पास कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन, एक तो आप इसके नाम से ही देखो बेटा केव लिखा हुआ है, केव का मतलब होता है गुफा। तो जिस भी फिगर के अंदर इस टाइप से आपको ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ दिखे, यानी कि एक हल्की सी गुफा आपको बनती हुई दिखाई देती है, तो वो आपका कॉनकेव पॉलीगन होता है। और इसके अलावा इसकी जो डेफिनेशन है क्या है, द पॉलीगन्स विच हैव सम ऑफ इट्स डायगोनल्स आउटसाइड द फिगर ऑल्सो आर नोन एज कॉनकेव पॉलीगन। तो ऐसे पॉलीगन जिनके कुछ डायगोनल्स फिगर के बाहर बनते हैं उसको हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। तो जैसे ये फिगर है तो इसमें एक डायगोनल तो इसके अंदर बन जाएगा ऐसे, और एक डायगोनल इसका यहाँ से इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद बाहर बन रहा है, तो ये हमारा हो गया कॉनकेव पॉलीगन। इसी तरीके से एक डायगोनल तो अंदर बन रहा है और बाकी के जो 2 डायगोनल्स है वो इस फिगर के बाहर बन रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कॉनकेव पॉलीगन हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा कॉनकेव पॉलीगन। नेक्स्ट है हमारे पास इसका टॉपिक रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं बेटा, नाम से ही पता चल रहा है हमारा। रेगुलर का मतलब होता है कि पॉलीगन्स तो बात वही हो गई जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बने और क्लोज्ड फिगर हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉलीगन्स। अब जो लाइन सेगमेंट जो है वो हमारी अगर सेम लेंथ की है, इक्वल लेंथ की है, इक्वल एंगल्स की है, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। और अगर हमारे साइड्स और एंगल्स हमारे इक्वल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे इर्रेगुलर पॉलीगन्स। जैसे तो यहाँ पर क्या है, उसकी डेफिनेशन है, अ रेगुलर पॉलीगन हैज़ इक्वल एंगल्स एंड साइड्स मीनिंग दैट ऑल साइड्स आर सेम लेंथ, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन की इक्वल एंगल्स होते हैं, इक्वल साइड्स होते हैं, इसका मतलब ये है उसकी सारी जो लेंथ है ना साइड की वो सभी इक्वल होती हैं, जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल में होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वो रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड एन इर्रेगुलर पॉलीगन हैज साइड्स ऑफ वेराइंग साइजेस एंड वेराइंग एंगल्स। तो जो इर्रेगुलर पॉलीगन होता है उसमें सभी साइड्स और सभी एंगल्स अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप दे सकते हो स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल क्या होता है, वो ट्राइंगल जिसमें उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्केलीन ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन है आपके पास, उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है और कैसे हम उसको मेज़र करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये आपको एक पॉलीगन दिया गया है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है और क्लोज्ड है, ठीक है। अगर हम इस पॉलीगन की साइड्स को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं तो एक एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है बाहर की तरफ एक्सटीरियर एंगल, एक एंगल यहाँ बन रहा है बाहर की तरफ एक्सटीरियर एंगल। तो जितने भी हमारे बाहर की तरफ एंगल्स बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, और इन एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन विल बी 360 डिग्री। अब सिर्फ इसके जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उन्हीं का सम 360 डिग्री नहीं होता, जो हमारे अंदर वाले जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम भी 360 डिग्री होता है। और यहाँ पर जो हमारा रेगुलर पॉलीगन हो या हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन हो, ये हमारा दोनों ही केस में वैलिड है, ठीक है। यानी कि अगर आपका रेगुलर पॉलीगन है तब भी हमारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, और अगर आपका इर्रेगुलर पॉलीगन है तो भी उनके एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। और इसका यूज़ करते हैं हम
रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने में। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन अगर आपको कोई दिया हुआ है तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स अगर आपको फाइंड करने तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो इनका जो सम होता है 360 डिग्री, तो आपका जो पॉलीगन है बेटा वो चाहे रेगुलर हो, इरेगुलर हो, स्मॉल हो या लार्ज हो, तो कोई भी किसी भी तरह का किसी भी टाइप का आपका पॉलीगन है, सभी जगह इसका सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रिलैटरल। अब क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? एनी क्लोज्ड पॉलीगन, कोई भी क्लोज्ड पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं एंड 4 वर्टिसेस होते हैं, उसको हम क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। और क्वाड्रिलैटरल हमारा रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर पॉलीगन भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है क्वाड्रिलैटरल? कोई भी क्लोज्ड पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, उसको हम क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। और ये रेगुलर और इरेगुलर दोनों टाइप से हो सकता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, तो जिस तरीके से हमारी ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है बेटा, पिछली क्लासेस में हम पढ़ कर आए हैं कि ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इसी तरीके से क्वाड्रिलैटरल की भी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, जिसके अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलैटरल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। और सेम इसी तरीके से इसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम भी 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आप बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा कि क्वाड्रिलैटरल के इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगल्स का सम, दोनों का ही सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब इंटीरियर और एक्सटीरियर को दोनों को आपस में नहीं जोड़ना है हमने। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स के जो हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमारा 360 डिग्री होता है, और एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल किस किस टाइप के होते हैं? क्वाड्रिलैटरल अभी हम पढ़ कर आए हैं। क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? हमारी क्लोज्ड पॉलीगन होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, उसको हम क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्या है? ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है? If a quadrilateral has one pair of parallel sides, then it is a trapezium. अगर किसी quadrilateral में उसका one pair of opposite sides, उसकी जो one pair of opposite sides हैं वो parallel है, तो उसको हम trapezium कहते हैं। parallel क्या होता है बेटा? parallel होती है हमारी, जैसे ये 2 लाइन है, ठीक है, 2 लाइन है, जिस तरीके से रेल की पटरियाँ होती हैं। तो जैसे रेल की पटरियाँ कभी भी आपस में मिलती नहीं हैं, वो हमेशा साथ साथ चलती है, तो इसी तरीके से हमारी ये पैरेलल लाइंस होती हैं, कभी भी आपस में मिलती नहीं हैं और हमेशा साथ साथ चलेंगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अपना ट्रेपेजियम। क्या होता है ट्रेपेजियम? जिसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, वो ट्रेपेजियम कहलाता है। जैसे इसके अंदर WZ और XY पैरेलल है, तो ये हमारा ट्रेपेजियम है। ठीक है, WXYZ हमारा ट्रेपेजियम है। नेक्स्ट है हमारे पास काइट। काइट क्या है? काइट, अब काइट के नाम से ही आपको पता है बेटा काइट क्या होती है, इसी शेप की काइट होती है हमारी। ठीक है, तो काइट में क्या होता है? 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन अ क्वाड्रिलैटरल। तो ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे ये क्वाड्रिलैटरल है, इसमें हमारा AB और BC दोनों इक्वल है। ठीक है, AB और BC इक्वल है एंड AD और CD इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है जो हमारी साथ वाली साइड्स होती हैं। तो AB और BC दोनों साथ हैं, तो AB और BC हमारा इक्वल होगा। AC और AD हमारे साथ है, ये एडजेसेंट साइड्स है, ये दोनों इक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे काइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसकी प्रॉपर्टीज़। काइट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? देखो काइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फर्स्ट है इसमें 2 डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो काइट के अगर हम इसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो ये इसके क्या हो गए? डायगनल्स हैं। ठीक है, और इसके जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। वन ऑफ द डायगनल बाइसेक्ट द अदर वन, और इसका जो एक डायगनल है वो दूसरे डायगनल को बाइसेक्ट करता है। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हम O रखते हैं नाम इसका, तो ये जो AO है ये OC के इक्वल होगा। ठीक है, डायगनल बाइसेक्ट द अदर वन, AO और इक्वल टू OC हो जाएगा। और इसमें एंगल A इक्वल टू एंगल C,
एंगल ए, ये वाला एंगल ए इस एंगल सी के इक्वल है, लेकिन एंगल बी हमारा एंगल डी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये है काइट की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, two pairs of opposite sides are parallel in a quadrilateral then it is called a parallelogram। तो किसी भी quadrilateral में अगर उसके two pairs of opposite sides parallel हैं तो वो हमारा पैरेललोग्राम होता है। ट्रेपेजियम में one pair of opposite sides parallel होता है और पैरेललोग्राम में जो two pairs of opposite sides है वो पैरेललोग्राम होंगे, यानी कि AB पैरेलल है DC के और AD पैरेलल है BC के। तो ये हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स हैं अपोजिट साइड्स है, मतलब कि पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है। तो देखो अपोजिट साइड्स, अब आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे एलिमेंट्स, पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स हैं। तो अपोजिट साइड्स होती हैं बेटा, जो साइड्स हमारे आमने सामने होती हैं वो हमारी अपोजिट साइड्स होती है। जैसे ए बी इक्वल है, जैसे ए बी और डी सी, ए बी और डी सी अपोजिट साइड्स है, ए डी और बी सी अपोजिट साइड्स है। नेक्स्ट अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स जो अपोजिट होते हैं आमने सामने होते हैं, जैसे एंगल ए के अपोजिट है एंगल सी, एंगल बी के अपोजिट है एंगल डी, तो ये हमारे अपोजिट एंगल्स हैं। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स मैंने आपको बताया एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ, तो जो साथ वाली साइड्स है वो हमारी एडजेसेंट साइड्स होती है। जैसे ए डी के साथ में है डी सी और ए डी के साथ में है ए बी, तो ए डी और ए बी एडजेसेंट साइड्स है, ए डी और डी सी भी एडजेसेंट साइड्स है। सेम इसी तरीके से ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड्स हैं, बी सी और डी सी एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, इसका मतलब भी है एडजेसेंट का मतलब साथ साथ, तो जो एंगल्स हमारे साथ साथ हैं वो हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे देखो एंगल ए और एंगल बी दोनों साथ में हैं, तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल बी और एंगल सी दोनों साथ हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल सी और एंगल डी और एंगल ए, ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। जैसे ए बी इक्वल है डी सी के और ए डी इक्वल है बी सी के। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी इक्वल। इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स जैसे एंगल ए और एंगल सी अपोजिट है तो ये हमेशा इक्वल होंगे। एंगल डी और एंगल बी हमेशा इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। टू डायगोनल्स, तो अगर हम इसके डायगोनल्स बनाते हैं, बी को डी से ज्वाइन किया और ए को हमने डी से ज्वाइन किया, तो जो इसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि ए ओ इक्वल टू ओ सी और ओ डी इक्वल टू ओ बी। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स विल बी ऑलवेज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स हमने देखा था, एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जो एंगल्स साथ साथ होते हैं। जैसे एंगल डी और एंगल सी हमारे एडजेसेंट हैं, तो एंगल डी प्लस एंगल सी इनका सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बस। इफ अ पैरेललोग्राम हैज़ ऑल द फोर साइड इक्वल देन इट इज़ कॉल्ड अ रोम्बस। तो यहाँ पर हमने रोम्बस को क्या बोला है? पैरेललोग्राम। कि अगर एक पैरेललोग्राम की सभी चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम रोम्बस कहते हैं। ठीक है, हमने इसको पैरेललोग्राम का नाम दिया है। तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो सारी प्रॉपर्टीज़ रोम्बस की भी होती हैं, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बट रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ठीक है, ये इसके अंदर डिफरेंस होता है, बट इसकी जो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सारी इसमें वैलिड होती हैं क्योंकि पैरेललोग्राम की तरह इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम ही होंगी। ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बस एक किसी चीज़ का इसमें डिफरेंस है कि इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स, इसका एडजेसेंट एंगल्स इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और इसकी जो अपोजिट साइड्स है डी सी और ए बी ये क्या है? इक्वल है और पैरेलल है।
डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, और इसके जो डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को राइट एंगल पर, ठीक है। डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स है, और इसके जो डायगनल्स हैं वो इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे डायगनल बनाया तो यहाँ पे एंगल डी जो है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, और इसी तरीके से जो एंगल बी है वो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स, तो जो डायगनल्स होते हैं रोम्बस के वो इसके इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? A parallelogram with equal angles and equal opposite sides is called rectangle। तो एक रेक्टेंगल को यहाँ पर हमने पैरेललोग्राम का नाम दिया है, तो पैरेललोग्राम की जितने भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो रेक्टेंगल में भी वैलिड होंगी, ठीक है। और इसके अंदर हमारा क्या फ़र्क आएगा, क्या डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल के जो चारों एंगल्स होते हैं बेटा वो 90 डिग्री के होते हैं, और पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है। तो यही एक इसके अंदर डिफरेंस है। बाकी जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ है वो सभी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अ पैरेललोग्राम with equal angles and equal opposite sides is called rectangle, ठीक है। तो रेक्टेंगल की इक्वल एंगल्स होते हैं, रेक्टेंगल के इक्वल एंगल्स होते हैं, और इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या है रेक्टेंगल की? प्रॉपर्टीज़, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती है और पैरेलल होती है। ए बी इक्वल होता है डी सी के, ए बी इक्वल है डी सी के, ए डी इक्वल है बी सी के, और पैरेलल भी होते हैं ये। ऑल एंगल्स आर इक्वल, इनके सभी एंगल्स, चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो जो एडजेसेंट एंगल्स का सम है 180 डिग्री होता है। डायगनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, इसके डायगनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। डायगनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं। जैसे अगर हम डायगनल बनाते हैं बी डी और ए सी, तो इसमें बी डी इक्वल होगा ए सी के, डायगनल इक्वल होते हैं। सॉरी, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ऑल द 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, और जितने भी इसके 4 एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर ए ओ इक्वल टू ओ सी और डी ओ इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, और इसके चारों एंगल्स हमने बताया था वो 90 डिग्री के होंगे, चारों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्क्वेयर, A rectangle with all the 4 equal sides is called a square। एक रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम स्क्वेयर कहते हैं। तो यहाँ पर स्क्वेयर को रेक्टेंगल का नाम दिया गया है। तो बेटा स्क्वेयर और रेक्टेंगल दोनों सेम जैसे होते हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बट स्क्वेयर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम स्क्वेयर कहते हैं। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, चारों साइड्स इक्वल होती है, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होगा, ए बी डी सी के पैरेलल है, बी सी ए डी के पैरेलल है। डायगनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, और इसकी जो डायगनल्स हैं इक्वल लेंथ होगी, जो अभी हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पढ़कर आए थे वही सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। डायगनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स टू ईच अदर, डायगनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, और इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है? सिर्फ इतना डिफरेंस है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और स्क्वेयर में 4 साइड्स, जितनी भी इसकी चारों साइड्स होती हैं सारी इक्वल होती हैं। तो यही इसके अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो ख़त्म हो गया है। आप इस चैप्टर में आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी, और अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपको चैप्टर बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं भी समझ में आया बेटा, तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चैप्टर ईजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम अपना इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे हम, तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।